आज हमें ये सिलेबस मिल चुका है 2021-22 के लिए, क्लास 12th और 11 दोनों के लिए। वैसे तो प्रॉमिस 28 का था सीबीएसई का, लेकिन उन्होंने पहले ही इसको इशू कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। तो अब जो क्लास 12th का सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है फर्स्ट टर्म के लिए, जैसा आपको मालूम है टर्म वाइज एग्ज़ाम्स होंगे, असेसमेंट रहेंगे, एक तो टर्म 1 और टर्म 2। यहाँ पर जो टर्म 1 है केमिस्ट्री में, उसमें इन्होंने 1, 2 चैप्टर्स तो लिए हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो 3 चैप्टर्स हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके ऑर्गेनिक के। इस बार डीएमए में जो एग्ज़ाम हुआ है, हमने जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अभी कराया जुलाई में, उसमें यही स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं फॉर्चुनेटली, क्योंकि हम समझ रहे थे कहीं ना कहीं अगर जो एक्सपर्ट्स हैं जब पेपर को डिज़ाइन करेंगे या टर्म वाइज करेंगे तो ऐसा करना मुश्किल हो पाएगा कि ऑर्गेनिक सब एक जगह पहुंच जाए और फिज़िकल सारी एक जगह हो जाए। तो यही सोच के साथ हमने 2 चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री के बच्चों से पूछे थे, एक इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन और हेलोरीन्स पूछा था, और आपके भी इसी ऑर्डर में ही पढ़ाया गया था। तो फॉर्चुनेटली आपके 4 चैप्टर्स तो हो गए, और अब इन चैप्टर्स के बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पर मेरा सजेशन तो ये रहता है कि भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में जो हेलो एल्केन हेलोरीन्स इन्होंने रखा है, सॉरी ये पी ब्लॉक जो रखा है, चैप्टर नंबर 3 जो इन्होंने सीट नंबर 3 पे रखा है, इसकी जगह इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो फॉर्मूले हैं, कंपाउंड्स के नेम्स हैं, वो काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में यूज़ होंगे, एक मेटलर्जिकल हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल, वो तो खैर हट गया है, वहाँ भी है। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कॉम्प्लेक्सेस के नाम आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर लेते तो बेटर होता, पर यह है कि एक्सपर्ट्स बैठे, इन्होंने डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, तो अब तो यही मानना है हमें। और ऑर्गेनिक में हमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, हेलो एल्केन, हेलोरीन्स और बायोमोलिक्यूल्स करना है। एक बात और आपको बता दूं, जो सिलेबस 2021 के लिए बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया था, जो एग्ज़ाम नहीं हुए, उसका सिलेबस और 2022 के लिए जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही, यानी कि जो पोर्शन उन्होंने वहाँ डिलीट किए थे 2021 के लिए, वो 2022 में भी डिलीटेड ही हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर्स का वेटेज इन्होंने दिया हुआ, देखिए 10 मार्क्स का सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन, यानी कि फिजिकल के तो 2 चैप्टर्स हैं वो 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं इनका वेटेज 15 मार्क्स रहेगा, और जो टोटल वेटेज है मार्क्स का फर्स्ट टर्म के लिए वो 35 हुआ। अभी हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और OMR शीट पे कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि CBSE OMR शीट देगा, और उस OMR शीट पे बच्चों को उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ऑब्जेक्टिव में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ गए, ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये सब आ गए। लेकिन जो स्कीम सजेस्ट की गई है स्टार्टिंग में CBSE के द्वारा, उसमें मेनली इन्होंने फोकस किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे और रीजन एजर्शन पे। रीजन एजर्शन में भूल गया बताना, ऑब्जेक्टिव में रीजन एजर्शन भी आपके आगे। तो क्योंकि पेपर OMR शीट पे लिया जाएगा टर्म फर्स्ट का, और CBSE ही पेपर को डिज़ाइन करेगा और CBSE ही कंडक्ट कराएगा, और CBSE इसमें एक्सपर्ट भी है। जो नीट का एग्ज़ाम है वो CBSE के पास ही है, CBSE कंडक्ट कराता है, तो OMR शीट से एग्ज़ाम कराना उसके लिए बायां हाथ का खेल है। ठीक है, तो OMR शीट आपके सेंटर से प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है सेंटर्स होम रहे या अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, और अगर सेंटर होम भी रहेगा, वैसे तो उसमें दिया हुआ है कि जो एक्सटर्नल सुप्रिटेंडेंट जो है वो रहेंगे, यानी कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ साथ एक एक्सटर्नल सुप्रिटेंडेंट भी रहेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, उनकी देखरेख में वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका होम बोर्ड ही हो जाए।
वरना वो ये वाला स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन अगर कंडीशन सब सही रही तो अभी चीज़ें बदल भी सकती हैं, दूसरे सेंटर पे जाकर के भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, जैसे बोर्ड में हुआ करता था। अब सॉलिड स्टेट पे देखिए हम बात करें तो जो लास्ट पोर्शन है, सीबीएसई ने 2021 के लिए क्या किया था कि जो चैप्टर का लास्ट पोर्शन है वो हटा दिया था, और क्लास 11 के लिए क्या किया था, जो अर्लियर पोर्शन था वो 30% हटा दिया था उन्होंने, क्योंकि जो अर्लियर पोर्शन क्लास 11 के अंदर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच था क्लास 9 से, और जो 12th का लास्ट का 30% पोर्शन है उसमें ज़्यादातर यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं या कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं जिन्हें बोर्ड ने सोचा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा फिजिक्स में पढ़ लेते। सॉलिड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ टोटली हटा दी गई है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ये बच्चों ने फिजिक्स में भी पढ़ लिया है। ठीक है, ऐसी सोल्यूशन चैप्टर है, इसमें सोल्यूशन चैप्टर में लास्ट का टॉपिक हट गया यहाँ से वांटा फैक्टर, उसका एप्लीकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट तो कई क्वेश्चन बिना मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखता है एग्जामिनर सोल्यूशन चैप्टर से, तो वांटा फैक्टर को वो सोचता है कि बच्चों से ज़रूर पूछा जाए, लेकिन अब वो हट गया है, 2021 के लिए भी नहीं था तो कोई बात नहीं। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15 ग्रुप इस बार इंक्लूड किया गया है, 2021 में भी इंक्लूडेड था लेकिन 2020 में एक्सक्लूडेड था, तो वहाँ पे 16, 17, 18, 19 थे, 15 को बच्चों को 11th में ही पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो फिलहाल अब 15 को पढ़ना है आपको डिटेल में। 17, 18 यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हटती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लगभग पी ब्लॉक में लगभग सभी कुछ है। हेलो एल्केन हेलोरिन्स में से भी जो लास्ट के यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हटे, बाकी सब हेलो एल्केन हेलोरिन्स में से है। इसी तरह से अल्कोहल्स में भी लगभग सभी कुछ है, और ईथर वगैरह सब आ गए। हाँ, यहाँ पर देखिए मिथेनॉल और इथेनॉल का प्रिपरेशन था, उसको हमें अलग से पढ़ाया गया था चैप्टर में, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का जो बायोमॉलिक्यूल से मिलनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स को भी बोला गया है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन्स यहाँ से हटा दिए गए, विटामिन्स यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे, तो विटामिन्स जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल से ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, वो पोर्शन यहाँ नहीं पूछा गया। अब बच्चों को जो मेन कन्फ्यूज़न है वो है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। हाँ, फास्फोरस के यूजेस और वो भी हट गए हैं, सही कह रहे हो, जो 2021 के लिए वही सिलेबस लगभग है। तो अब बच्चों को जो मेन कन्फ्यूज़न है वो प्रैक्टिकल्स के लिए, दोनों टर्म के एंड पर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। टर्म फर्स्ट का जो प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का होगा और वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, दैट इज योर इंटरनल एग्जामिनर ओनली। बोर्ड कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं देगा, यानी कि पहले जो 30 मार्क्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल हुआ करता था वो पूरी तरह से एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में हुआ करता था। वो आके असिस्ट करते थे, जो उनको ठीक लगता था इंटरनल टीचर के कंसल्ट से मार्क्स को दिए जाते थे। लेकिन इस बार ये 15 नंबर जो हैं, ये 15 मार्क्स जो हैं, ये टोटली आपके और आपके इंटरनल टीचर के पार्ट पर हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करके अपने इंटरनल टीचर से ग्रैब कर सकते हैं। राइट, और अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा नवंबर दिसंबर में, तो उस केस में एक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स का जो पेपर है, नहीं 15 मार्क्स का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि पेन एंड पेपर पे आपसे लिया जाएगा, और उसके जो मार्क्स हैं वो आपका स्कूल बोर्ड को सबमिट करेगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म का प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो टोटली आपके और आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके पार्ट पर है। इसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर को खुश करने की, अच्छा वाइवा देने की ज़रूरत तो है सेकंड टर्म में, लेकिन यहाँ इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल सभी टीचर्स फेवर करते हैं आप लोगों का कि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिए जाए, बाकी आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। अब इवोल्यूशन स्कीम क्या रहेगी प्रैक्टिकल के लिए वो समझ लेते हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि एक तो एक्सरसाइज दी जाएगी आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है भाई, आप क्योंकि क्लास 11 में भी स्कूल कम जा पाए, 12th में भी बिल्कुल नहीं जा पा रहे हो इस समय, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है इसको हम डायरेक्टली आपको बताएं तो टाइट्रेशन की बात हम कर रहे हैं।
जो कि 4 मार्क्स की एक्सरसाइज आपसे पूछी जाएगी। अब यहाँ टाइट्रेशन जो है बच्चों वो दो इन्होंने बताए हैं। एक तो बताया डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ। दो तरीके हो सकते हैं। जो अननोन KMnO4 सोल्यूशन है, अननोन KMnO4 का मतलब है जिसकी स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम है, जिसकी मोलरिटी हमें नहीं मालूम है, उसको ऑक्जेलिक एसिड से टाइट्रेट करा के हम उसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी पता कर सकते हैं। और एक तरीका और हो सकता है फेरस अमोनियम सल्फेट को यूज़ करके भी किया जा सकता है। अब जनरली जो स्कूल्स हैं वो ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन नहीं कराते थे बच्चों को, इसलिए क्योंकि बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे वो जनवरी या फरवरी के मंथ में शेड्यूल्ड होते थे। अब वहाँ पर क्या है, ठंड हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है सॉरी, तो ऐसे केस में जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको लगातार हीट करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है। हालांकि प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और लगभग 3 और 4 आवर्स में जो है बच्चों को प्रैक्टिकल सारी एक्टिविटीज़ पूरी करनी होती है। तो ऑक्जेलिक एसिड वाला टाइट्रेशन जो है जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं दिया जाता था, हालांकि इंटरनल टीचर्स करा देते थे। तो हमारी तो सोच इस बार ये है क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो थोड़ा सा ऐसा विंटर में नहीं पड़ेगा, ज़्यादा विंटर्स में नहीं पड़ेगा, तो हम बच्चों को क्या कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड वाली जो एक्सरसाइज है ये हम फर्स्ट टर्म के लिए रहने देंगे और सेकेंड टर्म के लिए हम बच्चों को फेरस अमोनियम सल्फेट वाला टाइट्रेशन कराएंगे, जिसकी हेल्प से हम KMnO4 की स्ट्रेंथ और मोलरिटी पता करते हैं या परसेंटेज ऑफ प्योरिटी भी पता कर सकते हैं। 4 एक्सरसाइजेज रहती हैं, उसको हम कराते हैं बच्चों को। तो हमारा कोशिश यही रहेगी जो ऑक्जेलिक एसिड वाला टाइट्रेशन है ये टर्म फर्स्ट के लिए हम रख लें बच्चों को सिखाने के लिए, और फेरस अमोनियम सल्फेट का क्योंकि इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो विंटर्स के लिए यानी कि टर्म सेकंड के लिए कर लें। सेकंड जो एक्सरसाइज है आपके पास इवोल्यूशन स्कीम के अंदर वो है सॉल्ट एनालिसिस, जो कि 4 मार्क्स की रहेगी। सॉल्ट एनालिसिस में आपको एक कैटायन और एक एनायन जो है वो डिटर्मिनेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको सॉल्ट दिया गया है इनऑर्गेनिक उसमें एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल कौन कौन सा आपको दिया गया वो आपको डिटेक्ट करना है, एनालाइज करना है। तो कैटायंस का जो लिस्ट है वो इन्होंने दी हुई है। इन कैटायंस के अलावा कोई भी कैटायन आपको नहीं दिया जा सकता। एनायंस की लिस्ट ये आपको दे दी और ये बात बताया गया है कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि कोई भी सॉल्ट ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको जो वाटर में इनसॉल्युबल रहता हो। तीसरा रहेगा आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये सॉल्ट एनालिसिस तो बच्चों को हम सभी करा देते हैं। अच्छा एक बात और, जो सॉल्ट एनालिसिस टर्म फर्स्ट में है सेम सॉल्ट एनालिसिस टर्म सेकंड में भी है। तो कुछ टीचर्स जो हैं या स्कूल से डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ कैटायंस जो हैं जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, वो फर्स्ट टर्म 0 ग्रुप है वो फर्स्ट टर्म के लिए ले लें और बाकी जो 4 हैं वो सेकंड टर्म के लिए। इससे बच्चों को थोड़ा और आसानी हो जाती है। और अभी ये भी नहीं पता कितना टाइम बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में जाने का मिलेगा। तो सजेशन तो यही है, अगर स्कूल खुलते हैं तो सभी टीचर्स जो है ये कोशिश करें कि 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए कर लें, बच्चों को भी आसानी हो जाएगी। और बाकी जो 4th, 5th और 6th ग्रुप के रेडिकल्स हैं कैटायन खास करके वो आपके सेकंड टर्म के लिए रख लें। ऐसे ही एनायंस में से भी सेलेक्ट कर लें कुछ फर्स्ट टर्म के लिए और सेकंड टर्म। इसके लिए बोर्ड ने कुछ अलग से गाइडलाइन नहीं दी, लेकिन हाँ जो कैटायन एनायंस आपको फर्स्ट टर्म के लिए दिए गए सेम कैटायन एनायन आपको सेकंड टर्म के लिए भी दिए गए। तीसरा है यहाँ पर कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी है और इस कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में एक तो क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। इसमें सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर दैट इज RF वैल्यू। ये जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 11th में लेकिन आप पढ़ चुके हैं क्रोमेटोग्राफी को, जिसमें हम क्या करते हैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा कलर्ड पिगमेंट, एक ब्लू ले लो, एक ग्रीन ले लो, येलो ले लो और एक रेड ले लो, चारों को मिक्स कर दो और उनको एक रहता है जिससे हम बोलते हैं वाटसमैन फिल्टर पेपर, जिससे हम बोलते हैं वाटमैन फिल्टर पेपर। तो वाटमैन फिल्टर पेपर की हेल्प से ये जो कलर हैं आपको अलग अलग दिख जाएंगे, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा ये जो कलर्ड सोल्यूशन है इसके अंदर कौन कौन से कलर की डाई प्रेजेंट है। उसके हिसाब से वो जितना ट्रैवल करता है RF वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम तरीके से सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक मिक्सचर
कंटेनिंग 2 कैटायंस एंड 2 एनायंस, ये भी कराई जा सकती है, इसमें भी आर एफ वैल्यू जो है प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे आर एफ वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो पाता है। यहीं पे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में एक दूसरी एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के जो सैंपल्स हैं उनके डिटेक्शन फूड आइटम्स में करने को देते हैं। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो बच्चे इस तरह का टेस्ट करते भी हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, फैट्स, प्रोटीन का टेस्ट वो करते भी हैं। तो अगर बायो वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सजेशन ये है कि भाई ये वाले बायो में सीख लें थोड़ा सा और ये वाले दो कर लें। लेकिन अभी टीचर्स के ऊपर है, चाहे तो सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, लेकिन एक तो मस्ट उन्हें करानी होगी, क्योंकि एक का उन्होंने असेसमेंट भी करना ही है। सिर्फ बोर्ड ने कहा है सभी करानी है वैसे, ठीक है। तो इसमें से एक आपको एक्टिविटी मिलेगी, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 3 चीज़ें हो गई। सॉरी, आपकी जो टर्म फर्स्ट के लिए है वो 3 एक्टिविटीज़ हो गई। पहला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा सॉल्ट एनालिसिस, और थर्ड जो है वो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए ये जो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में क्रोमेटोग्राफी वाला पहला वाला जो है ना, ये बहुत दिक्कत करता है। ये कम से कम 12-13 घंटे चाहिए इसको करने के लिए, तभी सेपरेशन अच्छे से मिलता है डाइस का, टाइम टेकिंग है। ऐसे ही ये भी मिलता है। तो आप समझ गए कि आपके टीचर्स 3 या 4 आवर्स में जब आपका असेसमेंट करेंगे तो कौन सा टेस्ट देने के को प्रेफर करेंगे जो कम टाइम ले। अब बच्चों से ये ना कहेंगे आज तुम जो है वाटन पेपर की जो पेपर की स्लिप है ये लगा के चले जाओ और आप कल आके मुझे प्रैक्टिस देना। ऐसा हो सकता है, भाई एग्जामिनर्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 12-13 घंटे लगते हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खास करके बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड में तो ये पूछा भी नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है जो आपके टीचर्स हैं ज़्यादातर इसी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो है आपका क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। ये क्लास रिकॉर्ड क्या रहेगा, ये जो एक्सरसाइजेज आप करते हो उसका एक रिकॉर्ड बनाते हो ना, प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हो, प्रैक्टिकल मैनुअल बनाते हो, वो आपका क्लास रिकॉर्ड हो गया। और वाइवा आपका इंटरनल एग्जामिनर ही कंडक्ट करेंगे, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वही कंडक्ट करेंगे, और उसका वेटेज कितना रहेगा 5 मार्क्स। तो ये बात समझ लो भाई, पूरे 15 मार्क्स में से जो 5 मार्क्स हैं ये टोटली आपके इंटरनल एग्जामिनर क्या आपसे पूछने वाले हैं उस पर बेस्ड रहता है। यानी कि आपको जो है पंगा नहीं लेना है, आपको अच्छी ट्यूनिंग रखनी है, और अपने टीचर्स के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे टीचर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं, जब पढ़ाते समय बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बताते भी कि देखो इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सभी बच्चे जो हैं इस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। वैसे वाइवा की कोई लिमिट नहीं है, ये आप सभी को मालूम है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपसे प्रैक्टिकल की बात हुई जो 15 मार्क्स का टर्म फर्स्ट में कंडक्ट होगा। ये टर्म सेकंड का सिलेबस आ गया आपके सामने क्लास 12 का, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल का पार्ट है, सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का पार्ट है, और इनका टोटल वेटेज कितना है 13 मार्क्स का है। और D&F कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं जो कि 9 मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है जो कि 13 मार्क्स का है, और यहाँ पे जो वेटेज है 35 का। ये जो सेकेंड टर्म है ये बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अब ये फेब के एंड में भी हो सकते हैं, मार्च के में भी हो सकते हैं, और अप्रैल में भी जा सकते हैं, मौसम के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। कैसे करोना क्या बोल रहा है उस हिसाब से देखा जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे बैटरीज हट गई हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज जो है वो हट गई हैं, फ्यूल सेल हट गया है, कोरोजन हट गया है। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था क्लास 12 में बोर्ड ने क्या किया है, जो एक्सपर्ट्स हैं कि लास्ट के जो पोर्शन है वो डिलीट यहाँ से कर दिए। बाकी जो काइनेटिक्स वगैरह है इसमें टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो हटा दिया गया। आर्हेनियस इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये टॉपिक्स यहाँ से हट तो गए, लेकिन टीचर्स जो अच्छे हैं वो सब ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाने ही पड़ेंगे, और अच्छे बच्चों को सभी को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टफ फैक्टर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यहाँ बैटरीज आपकी, इस तरह सरफेस केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं, D&F ब्लॉक में उनके यूजेस हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि सेकंड टर्म का जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या होगा। एक बात तो ये, सेकंड टर्म प्रैक्टिकल वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड अपॉइंटेड एक्सटर्नल एग्जामिनर। यानी कि जैसा अभी तक बोर्ड प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराते थे बच्चों के, वैसे ही कराएंगे,
और इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो दिया जाएगा और ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, यानी कि भाई 2021 तक का लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, तो पता चल जाएगा बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे ना, इसलिए यहाँ पे भी 2021 दिसंबर ही लिखा है, क्योंकि इसके बाद तब तक तो पता चल जाएगा ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, या जनवरी में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर ये बाई चांस ये प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर कंडक्ट नहीं कर पाते हैं उनके सेंटर्स पे पहुंच के, स्कूल्स पे पहुंच के, तो फिर एक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर होगा 10 मार्क्स का, पेन एंड पेपर पर। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्वेश्चन जो है वो बच्चों से पेपर में रखे जाएं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के, या हो सकता है सीबीएसई भी कुछ उसमें हेल्प करे, लेकिन इसके चांसेस कम है। वो एक्सटर्नल इंटरनल के पार्ट पे ही छोड़ेंगे कि आप लोग डिसाइड करके एक पेपर डिज़ाइन कर लीजिए और पेन एंड पेपर में बच्चों का आप असेसमेंट कर लीजिए 10 मार्क्स का। और वहाँ 5 मार्क्स का जो वाइवा है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इस बार भी सीबीएसई ने कंडक्ट कराए हैं। जिन बच्चों के बोर्ड प्रैक्टिकल्स नहीं कंडक्ट हो पाए, वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, तो सीबीएसई ने इस बार एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर को अपने घर से ही, बच्चों को अपने घर से ही वाइवा कंडक्ट करा के मार्क्स को रिवार्ड किया है, अवार्ड किए मार्क्स को। तो इस तरह से 5 मार्क्स का जो वाइवा है उस केस में भी जॉइंटली एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों ही कंडक्ट कराएंगे, और जो उसके मार्क्स हैं वो स्कूल बोर्ड को भेजेगा। ठीक है। और अगर कंडीशन सही रही तो क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या क्या एवोल्यूशन स्कीम रहेगी सेकंड टर्म के लिए, वो आप सीख लीजिए। एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसके बारे में बता चुका हूँ, वही दोनों एक्सरसाइज में कोई नई बात नहीं है। हमने आपको बताया कुछ स्कूल डिसाइड कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट टर्म में ले लें, ये सेकंड टर्म में ले लें, या कुछ रिवर्स भी कर सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वही कैटायन वही एनाइंस हैं, और इनसॉल्युबल वाले एक्सक्लूड किए गए, कोई चेंज नहीं है। थर्ड एक्सरसाइज है आपका, थर्ड एक्टिविटी रही कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। इस बार ये कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, ये चेंज है बच्चों। इस बार कंटेंट बेस्ड में मेनली जो स्कूल्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन कराते हैं, लाइक अल्कोहलिक ग्रुप का, फिनोलिक का, अनसैचुरेशन किसी कंपाउंड में, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, इनका जो है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन हम कराते थे। लेकिन अब इन्होंने कंटेंट बेस्ड फर्स्ट टर्म के लिए अलग कर दिया, यहाँ के लिए अलग कर दिया है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज मिलेगी, यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज मिलेगी। और कंटेंट बेस्ड में क्या ऐड किया इन्होंने, प्रिपरेशन की पहले से भी था, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक डबल सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट, एलम है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम फेरिक ऑक्सिलेट, ये डबल सॉल्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर और इंक्लूड कर दी गई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि टीचर्स जो हैं इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये थ्योरी का भी पार्ट है। आप एल्डिहाइड्स पढ़ रहे हो, कीटोन्स पढ़ रहे हो, अल्कोहल्स पढ़ रहे हो, फिनॉल्स पढ़ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ोगे, अमाइंस पढ़ोगे, तो वो सब टेस्ट आप थ्योरेटिकल में, थ्योरी में भी पढ़ते हो और प्रैक्टिकल में भी आप उसको लैब में परफॉर्म करते हो। तो कंटेंट बेस्ड तक तो सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बात आती है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा सब लोग। वाइवा तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही कंडक्ट कराएंगे, 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए बोर्ड ने ये कहा है कि जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ टू बी एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया हो, चाइल्ड ने, स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया हो, और इनका एम्फेसिस जो है वो जो आपकी सराउंडिंग्स में आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या कुछ शॉकिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेस पर किया जाए। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा भाई जो अब्दुल एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो हमेशा गर्मियों का वेट करता रहता है क्योंकि उसका जो फेवरेट फ्रूट है ना वो वाटरमेलन है, जो कि गर्मी में बहुत अच्छे से अवेलेबल रहता है। लेकिन अब अब्दुल का इस तरह का जो क्यूरियोसिटी है वो नहीं रहती, क्योंकि अब तो वाटरमेलन है वो तो पूरे सीज़न ही अवेलेबल रहता है। और पहले अब्दुल जब वाटरमेलन यूज़ किया करता था तब उसको लगता था कि कुछ में स्वीटनेस कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ बिल्कुल ही ख़राब है, सीड का नंबर भी ज़्यादा। लेकिन आज जो अब्दुल वाटरमेलन खा रहा है थ्रू आउट द सीज़न, वो इतने स्वीट हैं कि शक होता है अब्दुल को कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें अडल्ट्रेशन कर दिया गया हो, कि जो वाटरमेलन है वो अडल्टरेटेड हो।
तो इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब्दुल को करने की क्यूरियोसिटी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि सारे के सारे वाटरमेलन जो है ज़बरदस्त टेस्ट में स्वीट हैं, नंबर ऑफ सीड्स भी कम हो रहे हैं और थ्रू आउट द ईयर भी हमको मिल रहा है। तो देखिए, अब्दुल कंडक्टेड द टेस्ट एंड शेयर हिज रिजल्ट विद हिज फ्रेंड एंड टीचर। तो अब्दुल क्या करेगा, अब्दुल जो है रिव्यू करेगा ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे पेपर्स को जो अडल्ट्रेशन पर पहले से ही स्टडी हो रखी हैं, और उनमें से वो टेस्ट निकालेगा जो वाटरमेलन में होने वाले अडल्ट्रेशन को पॉसिबल करता हो, और तब वो उस वाटरमेलन में टेस्ट को करेगा और फिर वो पता करेगा कि जो वाटरमेलन हम खा रहे हैं जाड़ों में भी एज सच, तो उसमें कहीं अडल्ट्रेशन तो नहीं है। और जब वो ऐसा कर लेगा उसके बाद वो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ टैबुलेट करके शेयर करेगा। एंड ही डेवलप्ड अ स्मॉल मैनुअल टू हेल्प अदर चेक अडल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, और जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में बनाते समय ये आउटलाइंस कुछ बताई हैं बोर्ड ने जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि वाटरमेलन मीठे क्यों है सारे सीजन में, क्यों इतने लंबे समय तक मिल रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में जो देसी घी है वो काफ़ी कंपनीज बना रही हैं, कहाँ से बनेगा, बुफेलो काउस तो उतनी है नहीं, स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं या कोई भी दिक्कत है, इतना नंबर तो नहीं है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन आप देख पा रहे हो ज़बरदस्त हो रहा है। आप अपने मिल्क मैन से कहिए कि भैया 15 किलो दूध चाहिए, 4 किलो देने आता हूँ, कहा हाँ कल ही मिल जाएगा, और बताओ तो और मिल जाएगा। अब वो कहाँ से ला रहा है भाई, 4 भैंसों उसके पास है, कहाँ से ला रहा है, इतने लोग डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं, तो वो आपकी कंसर्न है, वो आपकी प्रॉब्लम है। अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम नीड दैट हैज़ गिवन राइज टू द प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट होने के लिए कोई एक रीज़न तो होना चाहिए ना वैलिड, वो आपको एक प्रॉब्लम की फॉर्म में ही मिलेगा, उसका सोल्यूशन आपको करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉपिक, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट को लिखते समय। इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है साहब। प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस आए, स्पेसिफिक क्रिएट क्वेश्चंस टू विच कॉन्क्रीट आंसर बी गिवन, मतलब जो आपकी हाइपोथेसिस हो, जो आपकी थीसिस हो, उसमें ये क्लियर कट हो कि प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ, वो बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। फिर किन मेथड्स को, किन प्रोसीजर को, किन मैथडोलॉजी को यूज़ करके, किन टेस्ट को यूज़ करके आपने वो ऑब्जर्वेशन किए, इन्वेस्टिगेशन किए, वो सब आएंगे। उन टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में क्लियर होने चाहिए। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए, उनका जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। एनालिसिस होनी चाहिए कि भाई जो रिजल्ट आए उनको जब आप एनालाइज करें अपने टीचर्स की हेल्प से, दूसरे सोर्सेज की हेल्प से, और जो डिस्कशन करके रिजल्ट आए वो क्लियर कट होना चाहिए, और उन बेसिस पर आपने क्या कंक्लूजन किया है वो उस प्रोजेक्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, अब भाई आप क्लास 12 के बच्चे हो, जाहिर सी बात है आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, आपके स्कूल में एक्सरे एनालिसिस के लिए कोई मशीन नहीं है, क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए जीएलसी वगैरह अवेलेबल नहीं है, आपके स्कूल में पोलैरीमीटर नहीं है, ठीक है, आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट मेजर करने के हो सकता है डिवाइसेस ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो, तो आपकी जो स्टडी है वो जाहिर सी बात है लिमिटेड ही होगी। आप ऐसा कोई ना कि आप बिल्कुल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, तो आप उन लिमिटेशंस को भी अपने प्रोजेक्ट में लिखेंगे और उसको एज ए स्कोप ऑफ स्टडी बताएंगे कि भाई अभी इसमें बहुत स्कोप है, इसको आप और इन्वेस्टिगेट आगे किया जा सकता है। और लास्ट रहेगा आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में जितनी भी सोर्सेज आपने यूज़ की, कौन कौन सी वेबसाइट से आपने डाटा उठाया है, कौन कौन से बुक्स आपने कंसल्ट की हैं, कौन कौन से जर्नल्स केमिस्ट्री के आपने देखे हैं जो रिसर्च वगैरह पब्लिश होती है। ऐसा मत करना कहीं इसमें आप अपने जो पास वाला साइबर कैफ़े वाला बंदा उसका नाम लिख दो, क्योंकि आपको तो जहाँ तक चीज़ें हेल्प करेगा ना वो, आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, ये प्रोजेक्ट बनाते समय आपको ज़रूर इन सारी बातों का, इन आउटलाइंस का ध्यान रखना है जो बोर्ड ने आपको सजेस्ट की है। और जैसा मैं स्कीम पे दोबारा पहुँच रहा हूँ, देखिए ये स्कीम है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा दोनों का मिला के वेटेज कितने का है, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और बोर्ड फिर कह रहा है
अगर बाई चांस फर्स्ट टर्म अच्छे से हो गया, सक्सेसफुली हो गया, और सेकंड टर्म में लॉकडाउन रहा, तो फर्स्ट टर्म के बेसिस पर वो रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। बाई चांस फर्स्ट टर्म को नहीं कर पाए तो सेकंड टर्म को फाइनल मान करके वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कोशिश यही है बोर्ड की, किसी भी तरह से हट बच के कोरोना से निकल के एग्जाम करा लो। अब कोरोना अलाउड करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो अभी भी कोई क्वेरी आपकी है तो पूछ लीजिए। सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा। हो सकता है कि आपका सेंटर जो है आपका स्कूल ही हो, या जैसे जनरली बोर्ड कराते हैं दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता है वो कराएगा। जैसे एवोल्यूशन कराते हैं बोर्ड वैसे ही कराया जाएगा। और ये बात पक्की है कि सेकंड टर्म का जो बोर्ड है वो उसका जो पेपर है वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा, और फर्स्ट टर्म का भी बोर्ड ही डिसाइड करेगा। आपके जो इंटरनल टीचर्स है वो किसी भी टर्म का पेपर नहीं बना रहे, ना कि फर्स्ट टर्म का ना ही सेकंड टर्म का। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। और कोशिश करेंगे कोरोना ना आए तो अच्छा ही है, सारे एग्ज़ाम्स बढ़िया से हो जाएं। और कोशिश का मतलब मेरा यही है कि प्रिकॉशन जितने भी हो सकते हैं वो आप सभी को ले लें।